उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी मायावती और मायावती के सामने एक नाम आता है, किसी को सम्मानित करना था। सरकार जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव। एक नाम आता है, सम्मानित करना था, सम्मानित करते हैं। सरकार आती है योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री बनते हैं, नाम सामने आता है और वो सम्मानित करते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई सरकार आए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उनका नाम हमेशा सम्मान के लिए जरूर आता था और जब सम्मानित करते थे तो हर कोई उन्हें सैल्यूट करता था। बात मैं पूरे उत्तर प्रदेश की करूं तो शायद ही कोई ऐसा पुलिस वाला, शायद ही कोई ऐसा ऑफिसर होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जो उन्हें उनके नाम से न जानता हो, नाम से नहीं बल्कि काम से न जानता हो। तो आज मैं जिनके साथ हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बात कर रहा हूं RKS राठौर सर की, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक उन्होंने काम किए हैं। शुरुआती जीवन में वो प्रोफेसर रहे थे और प्रोफेसर से सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना काम करते हैं, सेवा देते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो यही सवाल करूँगा कि कहानी तो खैर सुनाएंगे कि आप प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से एकदम ये इधर क्यों स्विच किया? क्या देखिए, हर व्यक्ति के अपने जीवन के कुछ टारगेट्स होते हैं। तो मैंने भी दो ही टारगेट अपने रखे थे, दो ऑप्शन रखे थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस लेक्चरशिप का ही था और दूसरा ये था कि कंपटीशन का। तो मैंने MSc पास किया, फर्स्ट डिवीज़न पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में और मुझे लेक्चरशिप भी मिल गई मथुरा में डिग्री कॉलेज में। लेकिन वो पोस्ट टेम्पररी थी, कंफर्म नहीं थी उसी दौरान। लेकिन मैंने मेहनत करके PhD कर लिया और साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी भी करता रहा। और चूंकि शिक्षा विद्या एक ऐसा दान है कि जितना बांटिए उतना बढ़ता है। सही। तो उससे मेरी कंपटीशन की तैयारी भी होती रही और मैं पढ़ाता भी रहा और सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हो गया। तब तक वो पोस्ट कंफर्म नहीं थी। तो मेरे गुरुजी जिनके अंडर में मैंने PhD किया था, जिनको मैं ईश्वर के रूप में मानता हूँ, उनका आदेश हुआ कि अब तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर मैं इसमें स्विच ओवर हो गया और फिर बाद में मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि और अच्छा हुआ। ईश्वर की इच्छा थी कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में आके मैंने ऐसा जॉब किया जहाँ जनता के आंसू पहुँचने का, जनता की सेवा करके उनकी दुआएं लेने का और यश प्राप्त करने का, पुण्य प्राप्त करने का एक बहुत ही आदर्श आइडियल एटमॉस्फेयर मिला। तो सर, कितने साल आपने सर्विस की है वो पुलिस में? मैं 3 साल लेक्चरर रहा और 32 साल पुलिस की नौकरी मैंने की। तो पुलिस की जब नौकरी कर रहे थे तो बहुत सारी कहानियां आपकी ज़िंदगी में ऐसी रही होंगी, तो कोई ऐसी कहानी जिसे आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? वैसे तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम लिखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ऐसे ही 32 साल के अनुभव में इतनी सारे अनुभव हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मन को, हृदय को उद्वेलित करती रहती हैं और लगता है कि वाकई में ऐसा पुण्य कमाने का अवसर मिला जो शायद और किसी नौकरी में नहीं मिलता। तो कुछ उनमें से हैं, हालांकि मैं उनमें कोशिश करूंगा कि उनकी निजता उनकी कायम रहे, चूंकि वो पब्लिक के लोग हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक शहर में SP सिटी था और पता चला कि वहाँ एक यंग लड़के का किडनैपिंग हो गया और उन्होंने पुलिस को नहीं बताया और उसकी बहन फिरौती देकर करीब 25 लाख रुपए बदमाशों के पास जाके बहन गई और इकलौता भाई था और इकलौती बहन थी, उसको छुड़वा कर लाई। ये बात हम लोगों को पता चली तो बड़ा अफसोस हुआ कि क्यों नहीं बताया। अपने ऊपर ही महसूस हुआ कि जरूर हम लोगों की कुछ कमी है। तो हम लोग सादे कपड़ों में उनके घर गए। जब उस बहन से मिले हम, तो हमने उसको पूछा, बेटा तुम्हारे ऐसे ऐसे जानकारी में आया? तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उससे केवल एक बात कही और ये मैंने महसूस किया कि अगर आप जनता को उसके दिल में अगर आप उतर जाएं, उनको ये विश्वास हो जाए कि ये हमें जो कह रहे हैं वो करेंगे, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उससे एक ही शब्द कहा कि बेटा मैं तुम्हारे भाई के नाते आया हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं आया हूँ। और अगर तुम मदद नहीं करोगी तो हो सकता है ये जो राक्षस हैं ये किसी और भाई का भी अपहरण करेंगे, फिर किसी और बहन को परेशान करेंगे। तो तुम इस बात पर सोचना, अपने भाई को भी बताना और अगर तुम्हें लगे तो फिर हमारे पास आना या हमें बताना, हम आएंगे। अगले दिन वो बहन भाई हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि सर हमारी बातों का प्रभाव इतना पड़ा कि वो खुद सीधे चले आए। तो वही है कि आप
जनता के दिल में उतरे हैं, उनको विश्वास अपने मन वचन कर्म से अगर आप दिलवा दें तो वो आपकी फिर आपसे अपनी बात नहीं छुपाएंगे। तो वो आए, उन्होंने बताया कि सर मैं अपने जा रहा था तो मुझे एक मोटरसाइकिल पे एक पुलिस की वर्दी में और एक और सादे कपड़ों में मिले और उन्होंने मुझे रोका चेकिंग के बहाने। फिर मेरी गाड़ी में बैठ के मुझे ले गए और मैंने एक जगह जाके छुपा के रख दिया और मैं 3-4 दिन बंद रहा। उसके बाद मेरी बहन ने आके मुझे छुड़ाया। तो हम लोगों ने फिर उनकी मदद लेके जितना हम लोग जान सकते थे पता किया और अपनी टीमें लगा दी और सुबह दोपहर शाम रात हम लोग इस काम में लग गए। अल्टीमेटली हम लोगों को सफलता मिली और पता ये चला कि इसी एक बर्खास्तशुदा पुलिसकर्मी था जो बहुत ही दुर्दांत था। तो वो वर्दी उसने अपनी रखी हुई थी, वो वर्दी पहन के अपराध कर लेता था। तो हम लोगों ने पता चला कि उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने एक और अपहरण किया था। अच्छा। उसमें उसने 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया रैंसम लिया था। तो वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। ये कौन से सन की बात रही होगी सर? ये 97 के लगभग की बात है। मैं एक शहर में एसपी सिटी था। तो उस टाइम तो सर 1-2 करोड़ रुपए की बड़ी वैल्यू थी जैसा आज। तभी तो, लेकिन उस व्यक्ति ने भी पुलिस को नहीं बताया था। अच्छा। तो हम लोगों ने अपनी टीमें लगाकर सफलता प्राप्त की। उन बदमाशों से मुठभेड़ हुई, वो बदमाश मारे गए। उनके घर की जब तलाशी ली गई तो अपने डबल बेड में जो गद्दे की जगह जो होता है स्पेस, वो नोटों से भरे हुए थे। वो सारे नोट बरामद हुए और एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, हमारे जवान भी घायल हुए, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। उन आंसुओं में श्रद्धा भी थी, आभार भी था और खुशी भी थी। और साथ ही साथ आज भी मुझे राखी के दिन वो बहन आज भी याद करती है, क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो जो भाई है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आई थिंक इससे बढ़ के और क्या अचीवमेंट हो सकता है, या क्या सुख मिल सकता है, या क्या कौन सा पुण्य नहीं मिल सकता। तो ये मैंने पाया कि पुलिस में आके मैंने ये अर्न किया। इसी तरह से एक और सिटी में मैं था, तो वहाँ एक व्यापारी, सिटी तो बता ही सकते हैं। नहीं वो उसको रहने दीजिए जी। तो वहाँ भी एक अचानक खबर आई कि एक व्यापारी अपनी ऑफिस जा रहे थे, फैक्ट्री जा रहे थे। उनके साथ एक सज्जन और थे जो उस जनपद के, उस नगर के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। वो भागते हुए थाने आए। उन्होंने कहा कि साहब फलाने व्यापारी का अपहरण हो गया है। तो मेरे छूटते मुंह से निकला कि उनसे बड़े व्यापारी तो आप थे, आपका क्यों नहीं किया उन्होंने? वो तो बहुत अननोन है। एक सवाल जैसे, एक पुलिसिंग इज ए, इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस ऑल्सो ना। पुलिसिंग का मतलब है कि आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें। तो मैंने कहा आपका क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों नहीं टच किया? बिकॉज यू आर ए नोन फिगर एंड यू आर ए मोर rich and you can big renowned industrialist than to him। आप बच गए और वो चले। हाँ, ये एकदम दिमाग में आया। ये कहना सिक्स सेंस धीरे धीरे डेवलप होने लग। जैसे आप जर्नलिज्म में आपके भी बहुत सारा सवाल उठते होंगे, आप सही चीज को पहचानते होंगे। इस बात पे मैंने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा डिस्टर्ब हुई, एकदम से उनके होठ थरथराए और आंखों में फ्लिकरिंग हुई। तो इतना काफी है ये जानने के लिए कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट हिम। तो लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि एकदम से किसी को दोषी नहीं बना सकते, वो भी जो एक इतना बड़ा समाज का एक सम्मानित व्यक्ति हो। तो वी.के. गुप्ता साहब हमारे डीआईजी थे और हम लोग उस केस में लगे। उसमें दिल्ली में कुछ अपहरणकर्ता पकड़े गए, पुलिस की फायरिंग हुई, दिल्ली पुलिस की, एक अपराधी मारा गया। उसमें एक अपहरणकर्ता अरेस्ट हुआ, वो सिटी में लाया गया। उससे हम लोगों ने अलग से बात की कि बताओ उसकी माँ रो रही है, जो अपराध है वो कहाँ है, उसकी माँ रो रही है, उसकी बहन, बीबी रो रही है, बहन रो रही है, तो कुछ दया करनी चाहिए तुमको, बताओ वो कहाँ है। सब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो झूठा फंसा दिया गया हूँ। हम लोगों ने उसके लिए रिमांड के लिए ट्राई किया कि उसका रिमांड मिल जाए तो हम लोग उससे पूछताछ कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से रिमांड मिला और फिर कैंसिल हो गया, तो नहीं मिल पाया। तो फिर एक दिन हम लोगों ने जब उसको कचहरी से जेल ले जा रहे थे, तब हम लोगों ने उसको अपना तरीका अपनाया। हमने कहा गाड़ी खोलो, इनको जाने दो। हमने कहा तुम आजाद हो जाओ, हम मान लेंगे तुम भाग गए। देन ही कुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं अब भागा तो फिर शायद मैं बच ना पाऊँ। तो इमीडिएटली उसने हमारा मोबाइल लिया और 2-3 जगह फ़ोन किया और शाम तक अपराध जो है
अपने घर पहुंच गया। क्या बात है। और उसने बताया सर मुझे उन्होंने आने जाने के पैसे और दिए और एक आप तुम जल्दी यहाँ से निकल लो। आज भी वो सज्जन जो हैं और वो जो सज्जन थे जो उनके साथ थे वो भी जेल गए। सारी कॉल डिटेल्स मैच हो गई कि उनका उन अपराधियों से संबंध था। वो जेल गए, अपराधी जेल गया और ये भला व्यक्ति छूट कर आ गया। आज भी वो हमारे परम मित्रों में से हैं और मैं सोच सकता हूं कि जब भी वो मिलते हैं, जब भी मैसेज आता है तो जो प्यार, जो सम्मान, जो एक आदर उनसे या उनकी फैमिली से मिलता है वो कभी कभी अपने सगे रिश्तेदारों से नहीं मिल पाता। सही बात है। तो ये इस नौकरी का ये जो प्लस पॉइंट है ये बहुत अद्भुत है, बहुत आनंददायक है। ये तो बात सही है। मैंने जैसे शुरुआत की थी कि सरकार कोई सी भी रही लेकिन आपके लिए सम्मान में आपका नाम हमेशा बुलता रहा। और मैं कहीं भी किसी भी ऑफिसर के पास अगर होता हूँ और कोई आपका नाम आता है तो बड़े अदब और सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है। तो ये अदब और सम्मान खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में कमाना इतना आसान काम नहीं है। वैसे एक महिला ने आपको शायद चैलेंज कर दिया था, आपको इस बात पर गुस्सा भी आया था, वो क्या बात थी सर? हाँ, एक्चुअली देखिए ये जो आप सम्मान की बात कह रहे हैं ये तो देखिए जब मैं पुलिस की नर्सरी में जब एडमिट हुआ, यानी कि जब मेरी प्रोबेशन पीरियड था, तो मैं आगरा में प्रोबेशनर ऑफिसर मतलब प्रोबेशन पे आया। तो वहाँ हमारे एसपी सिटी मिस्टर AK जैन थे और SSP मिस्टर हनुमान प्रसाद त्रिपाठी जो अब स्वर्गीय हैं। उन्होंने मुझे काम सिखाया। उसके बाद सौभाग्य से हमारे अगले SSP मिस्टर डॉक्टर विक्रम सिंह साहब होकर आए जो अपने आप में एक लिविंग लीजेंड हैं। AK जैन साहब अपने आप में एक अद्भुत ऑफिसर हैं। सौभाग्य से दोनों हमारे DGP भी बने बाद में। फिर उसके बाद करमवीर सिंह साहब आए, वो भी DGP बने। फिर उसके बाद सुलखान सिंह साहब आए, वो भी DGP बने। तो ऐसे हमें ट्रेनर, ऐसे हमें जैसे कहना चाहिए कि टीचर मिलते गए। जैसे वहाँ गुरुजी थे जिनके अंडर मैंने PhD किया, आज भी मेरे लिए पूजनीय है। वैसे ही ये अधिकारी ऐसे मिलते गए। एक मिस्टर VK सिंह थे जो अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवासी हो गए, वो हमारे कानपुर में SSP थे। तो ये लोग ऐसे अधिकारी थे। तो जैसे छोटा बच्चा इम्बाइब करता है गुणों को, जैसे मिट्टी को जैसे सांचे में रख दीजिए वैसा वो ढल जाता है। ऐसे ही अच्छे अधिकारी मिले, शायद इन्हीं का आशीर्वाद है जो आज आप कह रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य मेरा अपनी तरफ से नहीं रहा है और मैं इनका हमेशा आभारी हूँ और रहूँगा। जहाँ तक अगले उसका आपका सवाल है, मैं एक सिटी में SP सिटी होकर गया तो वहाँ मैंने हमेशा ये विश्वास किया कि कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक समाज के ही अंग हैं। हम भी जब पुलिस में नहीं थे तो हम पुलिस से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते थे। वैसे जो लोग हमें देख रहे हैं वो जरूर सोचेंगे कि आपने अभी तक 2 किस्से सुना चुके हैं, तीसरा आपका किस्सा चल रहा है कि आप जो शहर का नाम नहीं लेते हैं। देखिए उसके पीछे रीजन है अच्छा। कि व्यक्ति की निजता, उसके अपने पर्सनल बहुत सारी बातें हैं जो शायद उसके लिए कभी हितकर ना हो, इसलिए मुझे उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज ए पुलिसमैन। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए मैं उनके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर दूं, है ना। ये है। तो एक सिटी में मैं गया और मैं कम्युनिटी पुलिसिंग पर विश्वास करता हूँ। मेरा ये मानना है कि भले लोगों का सपोर्ट और क्रिमिनल्स पे इनके, जैसे कि हनुमान जी हम लोगों के आदर्श हैं कि दाहिनी भुजा संत जन तारे और बाहीं भुजा दुष्ट संघारे, है ना। तो एक हाथ भले लोगों पर उनकी सुरक्षा के लिए और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। पब्लिक की दुआएं, उनका सपोर्ट और बदमाशों पे एक्शन। हम लोग ये करते थे कि बदमाशों के यहाँ दिन में जाकर रेड करते थे, जिससे कि पब्लिक देखे कि पुलिस दिन में रेड कर रही है, मतलब पुलिस इज अगेंस्ट टू क्रिमिनल्स एंड गुड टू द नाइस पीपल। जहां एक बार दबिश दी वहीं किसी भले आदमी के कंधे पे हाथ रखा, आप ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई बच्चा मिला, उसको उसके सर पे हाथ फेरा, हाथ मिलाया, तो एक मैसेज गया कि दे आर गुड फॉर गुड वन एंड दे आर बैड एंड दे आर स्ट्रिक्ट टू द रॉन्ग वन। अच्छे के लिए अच्छे और बुरों के लिए साथ साथ ये चल रहा है। दैट इज एन आइडियल स्टेट। तो वही हम लोग करते थे। तो मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैं जगह जगह मीटिंग्स रखता था। मैंने मोहल्ला वाइज हम लोगों ने पुलिसिंग शुरू की, पुलिस जनता के द्वार, कि हम आपके दरवाजे आएंगे। कई मीटिंग रखी है, हम लोग आएंगे मोहल्ले मोहल्ले, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो मैं लेक्चरर रहा, तो मैंने एक वहां शेर सुनाया कि फिराक गोरखपुरी साहब का है कि हर आंख के आंसू हैं अपनी आंखों में, हर सीने में जो दर्द है वो हमारा है। तो हम लोग इस भावना से काम कर रहे हैं। तो कोई बात हो हमें बताइएगा।
तो जब भाषण वगैरह खत्म हो गया तो एक लेडी मेरे पास चल कर आई। उन्होंने कहा कि आप जो ये सब बोल रहे हैं आदर्श बातें, तो ये कुछ करेंगे भी या आप खाली लेक्चर देके चले जाएंगे? तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कभी हमारे यहाँ आइए तो हम आपको बताएं अपना वेदना। जरूर आएंगे। अगले ही दिन हम उनके घर गए। तो जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा उनके ड्राइंग रूम में पुलिस के जवान राइफल लिए बैठे हुए थे, कोई लेटा हुआ था। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे पास एक बहुत दुर्दांत अपराधी है। उसका फोन आता है कि तुम्हारा जो ग्रैंड सन है वो फलाने स्कूल में पढ़ता है, इतने बजे निकलता है, इस गाड़ी नंबर से जाता है, इतने बजे लौटता है। आपका बेटा इस गाड़ी नंबर से इस फलानी फैक्ट्री में जाता है, इधर के रास्ते से जाता है। हमें सब मालूम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए हर महीने इतने पैसे आप खुद लेकर आए और मैं खुद लेके आऊँगा। मैं कंबल ओढ़ूंगा, मेरे कंबल के नीचे AK-47 होगा। अच्छा। तो जरा होश में रहिएगा, चुपचाप पैसे हमें देते रहिए। तो बोले सर हम लोग इस वेदना और त्रासदी में जी रहे हैं। कब से चला था सर ये सब? लंबे समय से चल रहा था। अच्छा। तो आप जो ये भाषण दे रहे हैं हम लोग तो ये इस जहर को पी रहे हैं, तो आप सोच सही हमारा क्या हाल होगा। सही बात। इतनी शर्म लगी और इतना गुस्सा भी आया कि ऐसे अगर राक्षस हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। और उनको हमने प्रॉमिस किया कि आज से आपकी समस्या हमारी है। और हम लोग उस काम में लग गए। उस क्रिमिनल का नाम पता चल गया। उस समय मोबाइल फोन्स की शुरुआत हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ये सर्विलांस का सिस्टम उस समय इतना डेवलप नहीं था। ये बात होगी 94 अच्छा 95 की। तो सर्विलांस सिस्टम उतना तब तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। लैंडलाइन पे जमाना था। लेकिन हम लोगों ने लैंडलाइन वालों से, टेलीफोन विभाग से मदद ली। हम लोग खुद एक्सचेंज में गए, बैठे उनके ऑफिसर से मिले। वो ये कि जहां चाह वहां राह। जब आप कहीं किसी काम में लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने मदद की एंड वी कुड लोकेट दैट पर्सन। और अल्टीमेटली एक बार पुलिस मुठभेड़ हुई और उसमें वो दुर्दांत अपराधी मारा गया। तो रात के 3 बजे मैंने उनको फोन किया कि अब आपके पास कोई फोन तो नहीं आया? बोले इधर 1 हफ्ते से कोई फोन नहीं आया। वो तो मर चुका था। मैंने कहा अब आपके पास कोई फोन नहीं आएगा। क्यों? तो वो समझे नहीं। बोले क्यों? हमने अब ठीक है अब आप सो जाइए, तो चैन की नींद सोइए। आज भी वो बहन हमको राखी भेजती हैं। आज भी वो सज्जन हमें फोन से आधा घंटे बात करते हैं। और हम उनके मतलब जिसे कहना चाहिए छोटे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में है। तो आई थिंक ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, ये जो सम्मान है, ये शायद और किसी जॉब में नहीं मिलता। और बड़ी खुशी होती है जब आदमी एक भय मुक्त होता है, तो बड़ी खुशी होती है। और एक वो पुलिस के बारे में उसका एक जब परसेप्शन चेंज होता है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। आपने एक छोटी सी किताब लिखी है और उसमें डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आपको कैसे करना है। सभी वर्गों के लिए आपने उसमें मैसेज दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर क्या है? निश्चित रूप से। एक्चुअली मैं चूंकि लेक्चरर रहा हूँ और मेरा डॉक्यूमेंटेशन में मैंने PhD साइंस में किया, वनस्पति शास्त्र में किया है। और डॉक्टर विक्रम सिंह साहब भी बॉटनी में ही PhD हैं, तो मेरे आदर्श हैं, तो वो भी बॉटनी में हैं। तो हम लोगों ने मैंने जहाँ रहा तो वो जो अनुभव मैंने पाए, चूँकि देखिए ऐसा है कि सामान्य जनता बहुत भोली है। उसको राजनीति के बारे में डिस्कस कर लीजिए, पुलिस के फिल्मों के बारे में डिस्कस कर लीजिए, शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लीजिए और दुनिया भर की बातों के बारे में डिस्कस कर लीजिए, उसमें तो बढ़ के जानकारी रखता है। लेकिन बरसात होगी तो छाता लेके निकलेगा, धूप होगी तो चश्मा लगा के निकलेगा। लेकिन अपराध और अपराधियों के बारे में वो इतने भोले हैं कि उनकी वो परसेप्शन उतना शार्प नहीं है, इसीलिए वो धोखा खा जाते हैं। तो जैसे कोरोना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, चिकनगुनिया, ये बीमारियां हैं, ये लापरवाही से हो जाती हैं। इसी तरह से जो ये बैक्टीरिया, वायरस और चिकनगुनिया के रूप में अपराधी रूपी वायरस और बैक्टीरिया हैं, ये भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। और अगर इनसे सतर्कता नहीं रखी जाएगी, इनसे बचाव नहीं किया जाएगा, तो ये अटैक कर देते हैं। सही बात। तो अपने अनुभवों से मैंने जो पाया कि जैसे महिला संबंधी अपराध थे, मैंने एक दफा बरेली में मैं DIG था तो एक सर्वे करवाया। तो मैंने उसमें ऑप्शंस बनाए कि जो महिला अपराध हैं और जो फैक्टर्स हैं। तो अपराध में जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, और फैक्टर्स में प्रेमी, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य।
ये रखे, तो आप ताज्जुब करेंगे कि 95% जो अपराध थे इस तरह के, वो या तो पड़ोसी या प्रेमी या रिश्तेदार इनके द्वारा किए गए, किए पाए गए, और 5% अन्य फैक्टर्स में आए। तो ये एक आई ओपनर है देखा जाए तो, कि हमारे बच्चियों को, हमारे समाज के लोगों को ये ध्यान नहीं रह पाता कि जो पड़ोसी है या जो रिश्तेदार है या जो प्रेमी है, ये धोखा दे सकता है, बच्ची का नुकसान कर सकता है। तो इन सारे अनुभवों को अपराध के, सामाजिक अपराध के में क्या करें क्या ना करें के रूप में हम लोगों ने एक किताब में कंपाइल किया, जिसका नाम सुरक्षा सर्वोपरि दिया गया। सुरक्षा इज, सिक्योरिटी इज एक्सट्रीम, इट इज द टॉप मोस्ट थिंग। अगर जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, जान है तो जहान है, अगर आप जीवित हैं तभी तो आप जहान को देखेंगे। तो सुरक्षा सर्वोपरि नाम दिया, और इसमें डू एंड डोंट्स लिखे, व्यापारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और समाज के अन्य लोगों के लिए, और इवन जो सर्वेंट्स और जो चौकीदार या अन्य गार्ड्स वगैरह हैं उनके लिए अगर रखें तो उनसे क्या प्रोफार्मा भरवाया जाए। तो ये हम लोगों ने किताबें बनवाई। जब मैं एज एसएसपी नोएडा था, एसएसपी फैज़ाबाद, अयोध्या, फिर लखनऊ में एज डीआईजी, आईजी, ये किताबें बनवा के पब्लिक को फ्री बंटवाई, पब्लिक की मीटिंग करके उनको बंटवाई। उसमें अपने नंबर्स दिए और ये डूज एंड डोंट्स लिखे कि कृपया इनको पढ़ लीजिए एक बार, तो आप कम से कम अपराध से बचेंगे। और इसका फायदा मिला, और एक पब्लिक में गुडविल भी जनरेट हुई कि ये हमारे लिए चिंतित है, पुलिस हमारे लिए चिंतित है, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करते थे। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ, हमने पब्लिक की गुडविल ली, तो जिससे लॉ एंड ऑर्डर में या अन्य किसी समस्या में हमारा अपर हैंड रहा। उन्होंने हमारी बात मानी, कभी किसी बात पर उत्तेजित हैं तो उनको लगा नहीं, ये वही अधिकारी हैं जो हमारे हित में चिंतित हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं। तो अगर उनको हम लोगों ने समझाया तो जो एक गुडविल होती है जो अर्न करनी चाहिए, वो हम लोगों ने अर्न की, और अपराध में भी कमी आई। बहुत ही शानदार। बस एक अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जैसे आपकी लास्ट पोस्टिंग जो रही है वो कहाँ रही है और किस पद से आप रिटायर हुए? मैं आईजी रेंज लखनऊ के पद से रिटायर हुआ, और यहाँ मैं लखनऊ में मैं एसपी सिटी भी रहा 2.5 साल पुराने शहर में, एसपी वेस्ट, और 1.5 साल एसपी ईस्ट, जो ये जिसमें विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री निवास, राजभवन आदि आते हैं। तो 4 साल में एसपी सिटी रहा। तो यहाँ के जो त्यौहार हैं, ख़ास तौर से रमज़ान के या मुहर्रम के, ये बड़े टिपिकल होते हैं। तो ये सक्सेसफुली हुए। तो लास्ट पोस्टिंग मुझे फिर यहाँ पर एज डीआईजी रेंज लखनऊ बनाया गया, और फिर मुझे यहीं आईजी पद से रिटायर किया गया। तो ये मुझे बड़ा सम्मान मेरे अधिकारियों ने, मेरे विभाग ने मुझे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर के साथ जो बिताए हुए पल हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई किस्से उन्होंने सुनाए हैं, और किस तरह से उन्होंने एक के बाद एक लोगों का दिल जीतते चले गए, और जहाँ जहाँ रहे वहाँ उनके चाहने वालों की लंबी कतार लग गई। अब एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।